नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री से। चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो अब देखेंगे हम हाउ मतलब होता है कैसे, व्हेन होता है कब, वेयर होता है कहाँ, कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, इसके बारे में। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। देखो, हम डेट्स के बारे में बात करते हैं ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कितनी ज़रूरी हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned और battles were fought. तो एक समय था जब हिस्टोरियन कौन होते हैं, इतिहासकार, फैसिनेटेड यानी कि अट्रैक्ट हो गए डेट्स की तरफ, डेट्स को जानना चाहते थे। और वो ये डिबेट्स हो रहे थे कि कौन सा रूलर कब उन्होंने क्राउन पे कब क्राउन मिला उनको, यानी ताज कब मिला उनको, कौन सी डेट पे उन्होंने कौन सी युद्ध लड़ा था, इस तरह से। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद द डेट्स। उस समय में एक ये कॉमन बात मानी जाती थी कि जो हिस्ट्री मतलब आपको याद क्या करना है, उसमें क्या देखना है, डेट्स कौन सी हैं, बस डेट्स के साथ सिनोनिमस क्या होता है, उसी का उसके साथ वाला, जिसको सेम मतलब डेट्स और हिस्ट्री एक ही चीज़ है। You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? देखो, आपने बहुत बारी सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें हिस्ट्री बोरिंग लगती है, अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, उसमें डेट्स याद रखती हैं। क्या ये कंसेप्शन, क्या ये सोच सही है? सिर्फ उसमें डेट्स ही हैं और कुछ नहीं है। हिस्ट्री इज certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. हिस्ट्री क्या है? चेंजेस के बारे में बात करती है, बदलाव आए ना, सोसाइटी बदली, देखो पुराने समय में कैसे थे, फिर बीच में मिडिवल एजेस में कैसे थे लोग, फिर अभी मॉडर्न टाइम में क्या बदलाव आए हैं, ये सब देखते हैं ना, हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या ये सिर्फ डेट्स की बात है? इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, है ना। जैसे पहले पुरानी टाइम में कैसी चीज़ें थी, अभी कैसे ये बदल गई हैं। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। देखो, जैसे कि हम कंपेयर करते हैं पुराने समय के साथ आज के समय को, हम देखते हैं टाइम, हम देखते हैं और देखते हैं कि आज से पहले क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे, किस जगह पे कौन से बदलाव आए हैं। ठीक है। Now, living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. देखो, हम जैसे ऐसा है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हर समय हम हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार से ये क्वेश्चन नहीं पूछते, ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो हम अपने आसपास जो देख रहे हैं। ये क्वेश्चन रहता है कि पहले कैसा होता होगा। ठीक है, कि ये काम अगर ऐसे हो रहा है, आज के टाइम में घर ऐसे बनते हैं, तो पुराने समय में कैसे बनते होंगे। आज के समय में हम ये पहनते हैं, ये खाते हैं, तो पुराने समय में लोग कैसे क्या खाते होंगे। आज के समय में हम गाड़ियों पे घूमते हैं, तो लोग कैसे घूमते होंगे पहले। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट। क्या जो हम देखते हैं आज के समय में, सारी चीज़ें पुराने समय में भी होती होंगी दुनिया में। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट्स ऑफ वॉन्डर when we are curious and we ask questions that actually are historical। ऐसा है कि जैसे कभी कभी हमें लगता है, हमें क्यूरियोसिटी होती है, यानी कि जानने की इच्छा होती है कि देखो क्या होता होगा पुराने समय में, और हमें क्वेश्चन पूछने का मन करता है कि किसी इतिहासकार को पूछें। वॉचिंग सम सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वॉन्डर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। देखो, अगर कभी कोई चाय पी रहा है किसी स्टॉल पे, ये सोचकर भी तो हैरानगी होती है ना, कब शुरू हुई होगी टी कॉफ़ी, लोगों ने कब पीना शुरू की होगी, कैसे शुरुआत हुई होगी, कैसे लोगों को समझ में आया होगा इसके बारे में। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ। जब भी आप ट्रेन की खिड़की से बाहर देखोगे तो आप अपने आप को ये पूछते हो, व्हेन वर रेलवेज built and how did people travel long distances before the age of railways। तो अब अगर ट्रेन में बैठे हो तो आप ये सोचोगे कि ये कब शुरू हुई होंगी, रेल्स कब शुरू हुई होंगी, पहले से तो नहीं थी ना। तो कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उससे पहले अगर लोग लंबे लंबे डिस्टेंस में जाना चाहते थे, दूर दूर, तो वो कैसे जाते होंगे रेलवे के बिना। रीडिंग द न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़ पेपर्स बिगैन टू बी प्रिंटेड। देखो, प्रिंटिंग हम सबको पता है कि पेपर शुरू से था नहीं, प्रिंटिंग मशीन शुरू से थी नहीं, टेक्नोलॉजी आई तो चीज़ें बदली। तो आपको ये अचंभा तो होता ही होगा ना कि देखो जो न्यूज़पेपर है वो कैसे शुरुआत हुई होगी, लोगों ने कैसे शुरू किया। और अगर न्यूज़पेपर जब नहीं होते होंगे तो लोग कैसे अपने आसपास के बारे में जानकारी इकट्ठे करते थे, कैसे उनको न्यूज़ पता चलती होगी, खबर कैसे पता चलती होगी। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस
बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। देखो इस तरह के को ऐतिहासिक जो प्रश्न हैं वो हमें कहाँ ले जाते हैं, पुराने समय की तरफ ले जाते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और द मंथ। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा होता है कि हर चीज़ को हम एक डेट के ऊपर नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को, कोई भी पुरानी चीज़ अगर इस समय में है तो उसे बनने में बहुत समय लगा, एक ही दिन में वो नहीं बनी। तो इसलिए किसी चीज़ को डेट के साथ जोड़ देना सही नहीं होगा। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। भारत में जो लोग थे ना, चाय पीने के लिए उन्होंने एक ही दिन में सब सीख नहीं लिया, उन्हें एक दिन में सबने शुरू नहीं किया चाय को पीना, धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ को अपनाया। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज दिस। इस तरह के अब कैसे शुरू की, कितने लोगों ने पहले शुरू की, कौन सी डेट पे शुरू की, इस तरह के प्रोसेस को आप कैसे कहोगे कि चाय पीने कौन सी डेट पे लोगों ने शुरू कर दी? क्या ऐसे हम डेट से जोड़ सकते हैं? इसको नहीं। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश। तो इसी तरह से कि अंग्रेज़ों का जो राज था हमारे भारत में कब शुरू हुआ, एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं कर सकते हम, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत की, फिर आगे बढ़ते गए। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। या फिर कोई जो नेशनल मूवमेंट हुए थे वो कब स्टार्ट हुए, और जो चेंजेस हुई इकोनॉमी में, यानी कि अर्थव्यवस्था में, समाज में, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सारी चीज़ें कब हुई? एक बहुत लंबे समय के दौरान हुई हैं। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि किस समय की बात है, कितना लंबा समय लग गया होगा इसमें। एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। एक हम अप्रॉक्सीमेट यानी कि एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मिलती जुलती बात कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर समय में ये बदलाव हमने देखना शुरू किए। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। ऐसा अगर है तो फिर हम क्यों हिस्ट्री को डेट्स के साथ जोड़ के ही देखते हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। इस एसोसिएशन का भी एक कारण है। देयर वॉज अ टाइम वेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। ऐसा एक समय था जब जो हिस्ट्री थी, जो जो इतिहास था, उसे सिर्फ एक डेट्स और इवेंट्स के साथ जोड़कर ही देखा जाता था। उस टाइम ये देखा जाता था कि हिस्ट्री में क्या होता था, युद्ध किसने कौन राजा बना, कब बना, कौन सा युद्ध कब हुआ, ये सब भी देखा करते थे। बीच वाली चीज़ें ज़्यादातर नहीं देखी जाती थी। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। ये राजाओं और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में ही बात करते हैं। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड। हिस्टोरियन किसके बारे में लिखते हैं? एक साल के बारे में, जबकि जिस जिस साल में एक राजा को क्या हुआ, ताज मिला। ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर। उसने एक युद्ध किया, एक पर्टिकुलर युद्ध किया उस समय में। द ईयर ही डाइड। और जिस साल में उसकी डेथ हुई। एंड द एयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडर। और जो साल, जिस साल में दूसरे नए राजा ने जीत हासिल की, टू द थ्रोन, वो राजगद्दी पे बैठे। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। ऐसे जैसे अगर कोई इवेंट हो, ऐसा जैसा कोई भी इंसिडेंट होता है, जैसे कोई राजा कब आया, कब डेथ हुई, तो ऐसे में हम डेट बता सकते हैं कि एक ही दिन में वो उनका कॉरोनेशन हुआ होगा, उनको राजगद्दी पे बिठाया होगा, एक ही दिन में किसी राजा की डेथ हो गई। तो ऐसे में हम डेट्स याद रख सकते हैं उन चीज़ों की, ठीक है। डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। देखो जो डेट्स हैं उसके साथ जो एसोसिएशन हिस्ट्री की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years। जैसे कि आपने पुरानी 2 साल की हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है उसमें देखा होगा। हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज एंड अदर क्वेश्चंस। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed। देखो कुछ समय आपने जो ये पिछले 2 साल में, जैसे 6th और 7th में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हिस्टोरियंस ने क्या दिखाया है कि लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने खेती बाड़ी के बारे में सोचा, क्या शुरू किया, और साथ में मार्केट्स कैसे बनी, बड़ी बड़ी सिटीज़ कैसे बनी, ये सब जो है। और सोसाइटी में, जो संस्कृति में है, जो समाज में है, क्या बदलाव आए, विच डेट्स, कौन कौन सी तिथियाँ। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। किस क्राइटेरिया से हम ये चुनते हैं, कि क्या क्राइटेरिया होगा हमारे पास कि हम एक डेट्स के बारे में बात बता सकें कि ये ही डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, सारी डेट्स याद नहीं रखनी है। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट। कुछ डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं जिसके आसपास ही हम एक कहानी लिखते हैं पुराने समय की। आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। वे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ
पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट तब हो जाती हैं जब हम पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स ही पढ़ते हैं। जैसे अगर हमें मध्यकालीन भारत में देखना है कि मध्यकाल में क्या हुआ, तो फिर हमें उस समय का एक याद रहना चाहिए कि कब से कब तक था, ठीक है। तो उससे ये पता चल जाता है कि ये समय, इस समय में ये राजा लोग थे, इन्होंने ये काम किए। इफ़ आर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशूज़, अगर हमारा फोकस जो है पढ़ाई का वो बदल जाता है, अगर हम शुरू करते हैं नए इश्यूज़ को देखना, ठीक है। डेट्स के अलावा हम बहुत सारी चीज़ें देखना शुरू करते हैं। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, एक जो नया सेट होगा ना डेट्स का, अलग तरह से हम डेट्स को अलग तरह से देख सकेंगे, वो इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इन हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। एक एग्जाम्पल को कंसिडर करना है जो हिस्ट्रीज में है, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा है भारत में। द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट, जो राज्य था हर गवर्नर जनरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दिस हिस्ट्रीज बिगैन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये जो इतिहास थे कैसे शुरू हुए कि कैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल आया था, उसके बारे में, उसकी शुरुआत के साथ, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग एंड एंडेड विद द लास्ट वॉइस रॉय, शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग से होती है तो लास्ट वॉइस रॉय के साथ खत्म हो जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, हम इन लोगों के कामों के बारे में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। हेस्टिंग्स, वेल्सली, बेंटिक, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। इट वॉज अ सीमिंगली, ये सब किसके हैं? गवर्नर जनरल के नाम हैं, ठीक है, और वॉइस रॉय भी हैं इनमें, ठीक है। तो it was a seemingly never-ending succession of governor general and viceroy. All the dates in these history book were linked to these personalities. तो अगर इस समय का जो इतिहास लिखा गया तो इन जो पर्सनैलिटीज़ थी, ये जो गवर्नर जनरल थे, इनके राज्यकाल के हिसाब से इन लोगों ने कब से कब तक रूल किया, तब क्या बदलाव आए, क्या क्या काम किए इन्होंने, उस हिसाब से लिखा गया। टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स, उन्हें काम क्या किया, उन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की। इट वॉज एज इफ़ देयर वॉज नथिंग outside their lives that was important for us to know। तो ऐसा था कि इनकी जीवन से अलग जाके हमारे पास कुछ भी ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं था जो हमें जानना है, क्योंकि इन्होंने जो काम किए वो पब्लिक को जोड़ते हैं ना उसी काम के साथ। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी क्या होती है? जो तिथियां लिखी होती हैं ना डेट वाइज 1 2 3 4 करके, तो ये क्रोनोलॉजी बनाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, इसी तरह से ब्रिटिश इंडिया के जो अलग अलग इतिहास के जो चैप्टर बन गए, अलग अलग कहानियाँ बन गई, ठीक है, एक के बाद एक आते गए, तो फिर वो एक हिस्ट्री का पार्ट बनते गए। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम गवर्नर जनरल को छोड़ करके हिस्ट्री को कोई दूसरे तरीके से, उस समय की हिस्ट्री को लिख सकते हैं? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इन द इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल? देखो, जब गवर्नर जनरल की बात आती है तो हम इन्हीं का राज्यकाल देखते हैं। क्या हम इनको छोड़ करके आम लोगों के जीवन पे फोकस कर सकते हैं? क्या समाज कैसा था, किस तरह के से विभाजित थे सामाजिक ग्रुप्स जो थे, तो ये क्या हम जान सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं ऐसा क्या? व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर। जब भी हम कोई हिस्ट्री, इतिहास लिखते हैं या कहानी लिखते हैं तो हम इसे किस में बदलते हैं? छोटे छोटे चैप्टर्स में बदल देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे अध्यायों में बदल देते हैं। वाई डू वी डू दिस? हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। तो हर एक चैप्टर को कुछ विशेष बताने के लिए हम ऐसा करते हैं। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। देखो, ऐसा होता है कि एक कहानी बताने का एक तरीका है, उसकी एक सेंस है, जैसे फॉलो करना है हमें, है ना। एक तरीके से कहानी बताई जा सकती है, हर एक इवेंट को उल्टा सीधा करके तो बता नहीं सकते। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग, ठीक है। क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है जहाँ हम फोकस किस पे करते हैं? सिर्फ उन्हीं इवेंट्स पे, उन्हीं इंसिडेंट्स पे, या जो उस टाइम हुआ उसके बारे में हम फोकस करते हैं। दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। अब हमें वहाँ उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ क्या हो रहा था, ये सब हमें पता होगा, तभी तो हम कहानी बता सकते हैं ना। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम कहानी कैसे बताएंगे? इन हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जो इतिहास हैं जिसमें हमने लिखा है गवर्नर जनरल के ही बारे में, सिर्फ, ज़्यादातर उन्हीं के बारे में, उन्हीं के काम के बारे में।
तो द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट। तो जो भारतीय लोगों के जो काम थे वो इसमें फिट नहीं होते हैं, दे हैव नो स्पेस, उनके लिए जगह ही नहीं बची। वॉट देन वी डू वी डू, तो तब हमें क्या करना चाहिए ऐसा इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आर हिस्ट्री। तो इसका मतलब यही है कि हमें दूसरे तरीके से हिस्ट्री को लिखना और समझना चाहिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। तो इसका मतलब ये है कि जो पुरानी डेट्स है वो उनका कोई ज़्यादा खास मीनिंग नहीं होगा जैसे उनको पहले माना जाता था। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। तो फिर जो नया सेट हम डेट्स का तैयार करेंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। हाउ डू वी पीरियडाइज, कैसे हम पीरियडाइज करते हैं, यानी कि एक कैसे हम हिस्ट्री को बांटते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? देखो, जेम्स मिल जो हैं 1817 में भारत से इंडियन हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। और वो कौन थे? एक इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि अर्थव्यवस्था के ज्ञानी थे वो। पॉलिटिकल फिलोसफर, यानी कि राजनीतिक फिलोसफी के बारे में भी बात करते थे वो। उन्होंने एक बहुत बड़ी 3 वॉल्यूम में बुक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उन्होंने इसमें भारत की हिस्ट्री को, भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया, जिसमें आता है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। पहले जब तक हिंदू राजाओं का राज था उनको हिंदू काल डाल दिया, जब मुस्लिम मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत का रूल आया उसे मुस्लिम हिस्ट्री में डाल दिया, और जो ब्रिटिश उसके बाद आते हैं उस तरह से इसका पीरियडाइजेशन हुआ। और इससे ये बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। तो इसमें अगर आप सोचो तो क्या प्रॉब्लम होगी इस तरह से हिस्ट्री को बांटने में? देखो, हिंदू, इस तरह से ना आप धर्म के साथ जोड़ रहे हो उसको, हिस्ट्री को किसी धर्म के साथ। हिंदू राजा थे तो बाकी धर्म नहीं थे क्या? वहाँ पे सभी लोग थे ना। तो फिर हम एक एक पर्टिकुलर काल को किसी भी एक पर्टिकुलर राजा के साथ नहीं जोड़ सकते। हिंदू राजा हो सकता है, जनता वैसी नहीं थी। मुस्लिम राजा हो सकता है, जनता सारी मुस्लिम नहीं थी। तो इसलिए ये कालखंड विभाजन शायद सही नहीं है। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? क्यों हम ऐसा करते हैं कि हिस्ट्री को अलग अलग कालों में हम विभाजित कर देते हैं? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस समय के जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, वहाँ खासियत है जो, उसी को दर्शाने के लिए। जैसे पुराने समय में क्या था, कैसा था समाज, बिल्कुल अलग था, फिर मध्यकाल में और अलग हो गया। तो इस तरह से काल के हिसाब से हम उस समय के समाज को बताने की कोशिश करते हैं। इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपेयर टू अस, सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज दैट इज demarcate the difference between the periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. देखो, ये जो पीरियड डिवाइड करते हैं ना, हम समय काल को डिवाइड करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि बदलाव क्या क्या आए समाज में पुराने समय से लेकर आज तक। मिल thought that all एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ द सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल का सोचना था कि एशिया के जितने भी समाज थे, एशिया महाद्वीप के समाज यूरोप से जो सभ्यता में काफ़ी पीछे थे, है ना। मिल्स का ये कहना है। मिल एक जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, उन्होंने ये कहा। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ स्टोरी, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड द मुस्लिम despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitions practice dominated. उन्होंने भारतीय हिस्ट्री को बहुत नेगेटिव तरीके से, यानी कि एक खराब इमेज बना करके दिखाया कि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक क्या होते थे, जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे, अपनी मर्जी मनमर्जी करते थे। बहुत सारे लोगों में अंधविश्वास थे, बहुत सारे टैबूज थे, बहुत सारे जातिवाद से जुड़ी हुई चीज़ें थी। कुछ चीज़ें थी, हाँ, हम मानते हैं, लेकिन ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस कहा, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि राजा मुस्लिम थे तो तब हिंदू लोग भी उनके साथ काम करते थे, और चाहे हिंदू राजा थे तो उनके साथ भी मुस्लिम लोग या जो भी धर्म साथ में थे वो सब होते थे। तो इस तरह का कुछ भी कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा जितना उन्होंने बताया था नहीं। सोशल लाइफ ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मिल को क्या लगता है कि जो ब्रिटिश लोग हैं ना, जो अंग्रेज़ हैं, वो भारत को सभ्य बनाएंगे। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि यूरोप के जो तौर तरीके हैं वो भारत में लाना बहुत ज़रूरी है। मिल का कहना है ये। आर्ट्स
institutions and laws in India, Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help. देखो मिल ने अपने जो अंग्रेज़ है ना, अंग्रेज़ों को बहुत ही महान माना और बताया है, जताया है कि वो बहुत अच्छे से भारतीय लोगों को खुश कर सकते हैं, उनको खुशी दे सकते हैं, उनको सभ्य बना सकते हैं, और ऐसा करने के लिए उनको पूरे देश को जीतना चाहिए ताकि वो पूरे देश में ज्ञान की लहर फैला सकें, और भारत बिना ब्रिटिश रूल के तरक्की नहीं कर सकता. इन दिस आइडिया ऑफ द हिस्ट्री, इस विचार में इतिहास के, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. मिल के हिसाब से जो अंग्रेज़ों का राज था उसने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा तरक्की जो कहाँ पे लाई, और इंडिया को सिविलाइज करने का कार्य कौन कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं. तो द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्कनेस. कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे. देखो वो कहते हैं कि जब तक ब्रिटिश लोगों का राज नहीं था तब तक जो भारत है अंधकार में था. क्या ये सच्ची बात है? हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. हाँ, टेक्नोलॉजी नहीं था उतना, लेकिन टेक्नोलॉजी रुक गई थी मध्यकाल में, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था. अगर हम भारत के पुराने समय में देखें तो साइंस बहुत, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, ये बहुत आर्यभट्ट वगैरह, चाणक्य वगैरह, एंड साथ श्रुत जैसे लोग हुए हैं पहले भी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एस्ट्रोनॉमी साइंस के साथ, मैथमेटिक्स के साथ. ठीक है, तो ये लोगों को हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारत डार्कनेस में था, तो ये गलत बात होगी. इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू. क्या किसी भी केस में हम किसी एक पर्टिकुलर समय काल को हिंदू का काल बना दें या फिर मुस्लिम का काल बना दें, ऐसा मुमकिन है? डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली थ्रू इन दीज पीरियड्स. क्या ऐसा नहीं था कि जब कोई एक पर्टिकुलर हिंदू या मुस्लिम राजा होता था तो उसके साथ जनता दूसरे धर्मों की नहीं होती थी? ये तो है कि धर्म दूसरे लोगों के भी थे राजा के साथ. वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ अ टाइम. हमें ऐसा क्यों करना चाहिए कि एक किसी पूरे काल को ही हम एक किसी धर्म के राजा के साथ ही जोड़ दें? To do so is to suggest that the lives of and the practices of others do not really matter. ऐसा करने से ये समझ में आता है कि जो दूसरों के जीवन थे या उनके जो भी वो करते थे, जो भी उनकी प्रैक्टिसेस होती थी, जो सब वो करते थे, वो मैटर ही नहीं करता. मतलब उनका कोई मायने नहीं रह गया. सिर्फ राजा है और हिंदू है या मुस्लिम है, यही मायने रखता है. ऐसा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राजा तो लोगों के लिए होता है ना, लोगों के ऊपर राज करेगा तो लोगों की जो उनका कल्चर है, उनका समाज है, वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है. वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ. हमें ये याद रखना चाहिए कि जो पुराने समय में राजा लोग भी सेम एक ही विश्वास को नहीं मानते थे. कोई शिवा को पूछते थे, कोई बुद्धिज़्म, कोई जैनिज़्म, अलग अलग तरह से. तब तक इस्लाम नहीं आया था, तो ये सब धर्म, फेथ, पंथ सबके अलग अलग हुआ करते थे. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. अब ब्रिटिश जो क्लासिफिकेशन मिल ने दिया उसको छोड़ के अगर हम देखें तो हिस्ट्री को किस किस काल में विभाजित किया गया है. एंशिएंट यानी पुराना, प्राचीन इतिहास, मेडिवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न यानी कि आज के समय का इतिहास. दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स. ये जो विभाजन है ना, इसकी भी खुद की परेशानियां हैं. इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी. देखो ये डिवीजन जो है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो जो काल विभाजन हुआ है ये कहाँ से बोरो किया गया है? वेस्ट से ही बोरो किया गया है. यानी वेस्ट में जो हिस्ट्री को विभाजित किया गया है ना, उन्होंने भी ऐसे ही किया है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. ठीक है, ये सब इसी तरह से हमने भी वही देख के किया है. तो इसमें देखना है हमने कि विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी. देखो मॉडर्न डिवीजन कैसे हुआ है? जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, रीजन का डेवलपमेंट हुआ, डेमोक्रेसी आई, लिबर्टी, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया, तो ऐसे समय को क्या बोलते हैं? मॉडर्न. मेडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट. तो मेडिवल या मध्यकालीन भारत हम उसे कहते हैं जहाँ पे साइंस या रीजन या डेमोक्रेसी जैसी बातें नहीं एग्जिस्ट करती थी. कैन वी uncritically accept this characterization of modern period to describe the period of our study? क्या हम ये जो कैरेक्टर यहाँ पे बताए गए हैं इन्हीं को पकड़ के मॉडर्न इंडिया को या मॉडर्न वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारी पढ़ाई में? एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी. आप इस किताब में देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के अंदर जो है भारतीयों को क्या है? इक्वलिटी नहीं मिली, बराबरी नहीं मिली, फ्रीडम और लिबर्टी, कोई भी आज़ादी नहीं मिली और ना ही कोई लिबर्टी मिली. ठीक है, नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. तो
कोई ऐसा ऐसा पीरियड भी नहीं मान सकते हम ब्रिटिशर्स का समय कि जब बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, क्योंकि उस समय में भी जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी चरमरा चुकी थी। मेनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कलोनियल। तो हम मॉडर्न नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, कलोनियल पीरियड, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर एक कॉलोनी बैठी हुई थी जो हम पे राज कर रहे थे। व्हाट इज कलोनियल? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश कम टू कंक्वर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। इस किताब में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश कैसे भारत में आए, उन्होंने देश को जीता और अपने राज को स्थापित किया। सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज, उन्होंने कैसे अपने अंडर कर दिया, कैसे लोकल नवाब्स को अपने अंडर किया और राजाज को। यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। आप ये भी देखोगे कि उन्होंने कैसे जो अर्थव्यवस्था के ऊपर कंट्रोल किया, अपने हाथ में ले ली। एंड सोसाइटी, और समाज। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, और उन्होंने कैसे क्या किया था, रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा करते थे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, उन्होंने गुड्स खरीदी जो लो प्राइसेस पे वो चाहते थे, ठीक है। प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड टू फॉर एक्सपोर्ट, उन्होंने क्रॉप्स प्रोड्यूस की जो उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट थी, यानी कि ऐसी फसलों को वो उगाते थे जिसका वो क्या करते थे, निर्यात करते थे, यानी बाहर बेचते थे। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट कम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस, एंड आप समझोगे कि ऐसा करने की रिजल्ट से जो बदलाव आए वो क्या थे। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। देखो आप ये भी पढ़ोगे कि जो ब्रिटिश लोगों ने जो बदलाव लाए, कस्टम्स जो हमारे रीति रिवाज थे, प्रैक्टिसेस जो थी उसके बीच में। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। देखो जब सब्जुगेशन यानी कि किसी चीज़ को अपने अंडर ले लेना, सब्जुगेट करना, अपना रूल उसके ऊपर स्थापित कर देना, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत ही तरह के जो राजनीतिक बदलाव देखने को मिले, अर्थव्यवस्था से जुड़े बदलाव देखने को मिले, सामाजिक बदलाव देखे और सांस्कृतिक बदलाव भी आए। तो वी रेफर टू दिस प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। इस ही प्रोसेस को हम, ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हमने देखे, इसी को कॉलोनाइजेशन कहते हैं। यू विल हाउएवर find that all classes and groups did not experience these changes in the same way। आप देखोगे कि ये जो ये आप ये भी देखोगे कि जो सारे ग्रुप्स हैं, सारी क्लासेस जो हैं, यानी कि अमीर गरीबों को जो बदलाव हैं, इसकी जो स्थितियां थी सबके लिए अलग अलग थी। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आर पास इन द प्लूरल। इसीलिए हमने किताब को नाम दिया है हमारे इतिहास। एक इतिहास नहीं, बहुत सारे इतिहास, प्लूरल, यानी कि एक सिंगल बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत सारे बातों को मिलाकर हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। जो पिछले 250 साल हैं उसके लिए जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, कौन से उनके सोर्सेज हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, जो प्रशासन है ना, उससे क्या होता है कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं, पता चलता है। प्रशासन व्यवस्था में क्या होता है कि प्रशासनिक लोग जो होते हैं वो कुछ ना कुछ लिखते होंगे ना, क्या होता है, कौन से डिपार्टमेंट में कैसे काम चल रहा था, क्या क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई थी, ये सब, ठीक है। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिश को, अंग्रेजों को विश्वास था कि जो लिखने का कार्य जो था बहुत ज़रूरी था। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, अग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अपॉन। तो हर एक चीज़, हर वो काम, जैसे कि किसी को कोई सुझाव देना है वो भी लिखा जाएगा, कोई प्लान बनाना है कि किस काम को कैसे करें, पॉलिसी बनानी है, लोगों को क्या क्या डिसीजन लोगों के लिए लिए गए, या फिर क्या आपस में समझौते हुए, या इन्वेस्टिगेशन हुई, किसी कहीं पे छानबीन की गई, वो सब कहाँ पे लिखा जाना है, कागज़ पे लिखा जाना, लिखा हुआ होना चाहिए सब कुछ आपने क्या किया। वंस दिस वाज डन, ऐसा एक बारी हो गया, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो हम चीज़ों को अच्छे से हम पढ़ सकते हैं और उनके ऊपर डिबेट भी कर सकते हैं। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज। इस वजह से क्या हो गया, एक मेमोज का कल्चर ऑफ, जो प्रशासनिक जो कल्चर है जिसमें लिखित प्रमाण चाहिए आपको, प्रमाण के साथ एक इतिहास का जो बनना शुरू हो जाते हैं। नोटिंग एंड रिपोर्ट्स, जो नोट करना है, लिखना है, रिपोर्ट्स बनानी है,
ठीक है। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि जितने भी ज़रूरी कागज़ हैं और जितने भी ज़रूरी पत्र हैं उन्हें बहुत ही संभाल के बचा के रखना है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, ताकि वो जो रिकॉर्ड्स बना सकें, जो एक पूरा रिकॉर्ड बन सके कि कब क्या हुआ, प्रशासन में कैसे कैसे क्या क्या काम करे। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्टोरेट्स, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट, द law courts all had their record rooms. Specialized institutions like archive and museums were also established to preserve important records. जो देखो विलेज तहसीलदार थे ना, उनके पास अपने रिकॉर्ड होते थे, कमिश्नर के रिकॉर्ड होते थे, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स के होते थे, ठीक है, और लॉ कोर्ट्स जहाँ पे जैसे जस्टिस वगैरह का काम होता है वहाँ के भी अपने रिकॉर्ड्स होते थे, ठीक है। उन्होंने अपने अपने एक रिकॉर्ड के लिए रखे हुए थे जगह। Specialized institutions like archive and the museum were also established to preserve important records. देखो आर्chiव ऐसी जगह होती है जहाँ पे पुरानी किताबें, इंपॉर्टेंट चीज़ें इकट्ठी करके रखी जाती हैं। म्यूजियम ऐसी जगह होती है जहाँ पे पुरानी चीज़ों को जो एंटीक पीस होते हैं उनको इकट्ठा करके रखा जाता है, तो उन पे भी ध्यान दिया गया। Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in early years of the 19th century can still be read in the archive. देखो जो लेटर्स लिखते थे, वो मेमोज देते थे, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, यानी एक शाखा से दूसरी शाखा में जो प्रशासन की थी वहाँ पे मूव करते थे वो लोग, चलाते थे वो, ठीक है। ऑफ द 19th century कैन बी स्टिल, अभी भी 19th century के लिखे हुए रिकॉर्ड्स हम अभी भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे हैं, आर्शीव्स में रखे गए हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स and reports that district official prepared or the instructions and the directives that were sent by officials at the top to provincial administration. हम अभी भी उनको पढ़ सकते हैं, जो ऑफिशियल लोग लिखते थे ना, रिकॉर्ड्स अभी भी हैं उनके रखे हुए, ठीक है। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by कैलीग्राफिस्ट। देखो ये जो 19th century का समय था ना, शुरुआती दौर में, ये कागज़ बहुत ही ध्यानपूर्वक कॉपी किए गए, इनकी कॉपीज़ बनाई गई और ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से, कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, जो एक बहुत सुंदर तरीके से आर्टिस्टिक वे में राइटिंग को प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने लिखा इनको। दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, जो बहुत सुंदर राइटिंग को लिखने में माहिर होते हैं। बाय द मिडल ऑफ द 19th century, 19th century के बीच का समय जो होता है, विद द स्प्रेड ऑफ द प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो क्या होता है कि जो प्रिंटिंग है वो पूरे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा होता था कि कोई कॉपी बनी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिकॉर्ड के रूप में उसको भेजा जाता था, ठीक है, और वो संभाल के रखी जाती थी। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको पिंक बॉक्स में जो है, ये क्या बता रहे हैं हमें इसमें, ये रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट्स, होम डिपार्टमेंट में जो रिपोर्ट्स भेजी जाती थी ये वो हैं। इन 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन इन म्यूटनी दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। 1946 में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी, जो रॉयल इंडियन नेवी के जो म्यूटनी थी, ठीक है, म्यूटनी यानी जो उनके साथ जो विद्रोह हुआ था, जो उन्होंने मानना मना कर दिया था उनकी बात, तो उसको कैसे रोकने की कोशिश की उन्होंने, ये लिखा है। हियर इज़ अ सैंपल ऑफ द काइंड ऑफ द रिपोर्ट द होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड्स। जो होम डिपार्टमेंट थे वो रिपोर्ट कैसे उनको दी जाती थी। बॉम्बे अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। तो जो रॉयल नेवी शिप्स थी वो कहाँ थी, हार्बर से बाहर रखी थी, ठीक है। कराची से कौन सी रिपोर्ट आती है, 301 म्यूटिनर्स आर अंडर अरेस्ट एंड अ फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड। तो कहते हैं कराची से रिपोर्ट आई, 301 जो म्यूटिनर्स हैं, जो लोग मान नहीं रहे हमारी बात, उनको अरेस्ट कर दिया गया है। बाकी जो सस्पेक्ट है, जिसपे हमें शक है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऑल एस्टेब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड। इस तरह की सारी एस्टेब्लिशमेंट किस में थी, मिलिट्री गार्ड में हुआ करती थी, मिलिट्री के अंडर हुआ करती थी। विशाखापट्टनम, the position is completely under control and no violence has occurred. Military guards have been placed on ships and establishment. No further trouble is expected except a few men may refuse to work. तो विशाखापट्टनम कौन सी जगह है, विशाखापट्टनम को बोला जाता है। तो वहाँ की रिपोर्ट कैसे दी गई कि यहाँ पे सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई भी परेशानी नहीं है, अगर किसी को कुछ होगा, कोई भी कुछ करता है तो हमने मिलिट्री यहाँ पे रख दी हुई है। इस तरह से ये रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते थे। तो ये एक तरीका था काम करने का।
सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वे करना, जैसे आज के समय में भी सर्वे होता है ना, जैसे इकोनॉमिक सर्वे होता है, सोशल सर्वे होता है, पॉपुलेशन के सर्वे होते हैं। तो इस तरह से ये कैसे इंपॉर्टेंट बने, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। दो जो सर्वे करने की प्रैक्टिस थी ना, ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही आम थी। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर। जो ब्रिटिश ने को विश्वास था कि एक कंट्री को प्रॉपरली, ब्रिटिश का ये मानना था कि एक कंट्री को आप अच्छे से तभी अपने उसके ऊपर राज कर सकते हो जब आप उसको अच्छे से समझोगे। शासन तभी चलाया जा सकता है जब आप उस जगह को, वहाँ के लोगों को समझोगे। बाय द अर्ली 19th century डिटेल्ड सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट ऑन टू मैप द एंटायर कंट्री इन द विलेजेस। रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द fauna, the local histories, and the cropping pattern, all the facts as seen as necessary to know about the administer the region. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. These prepared detailed records of the number of the people in all the provinces of the India, noting information on castes, religions, and occupations. There were many other surveys: botanical survey, zoological survey, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे। देखो अलग अलग तरह के सर्वे करने शुरू कर दिए थे लोगों ने। जो अर्ली 19th सेंचुरी का समय था ना, बहुत सारे डिटेल सर्वे हुए। देखो गांव में पूरे देश के सर्वे किए गए, रेवेन्यू के सर्वे किए गए, यानी कि कितना कर आता है उसके बारे में पूरा सर्वे किया गया। ये देखा गया कि टोपोग्राफी, यानी कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, पेड़ पौधे कैसे हैं, यहाँ के जानवर पशु पक्षी हैं क्या, लोकल जो इतिहास थे, लोग कैसे काम करते थे, फसलें कैसे उगाई जाती थी, इन सब चीज़ों को लेकर के हर एक रीजन का क्या है, सर्वे किया गया। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के अंत से सेंसस ऑपरेशन शुरू कर दिए। सेंसस होता है ना हर 10 साल में पॉपुलेशन का, तो हर 10 साल में सेंसस होने शुरू हो गया। तो इससे क्या हो गया, बहुत डिटेल रिकॉर्ड होते थे लोगों के, हर एक स्टेट, उस समय प्रोविंस बोलते थे स्टेट को, तो हर एक स्टेट के लोगों के वो रिकॉर्ड रखते थे। इससे क्या इन्फॉर्मेशन जो है उनको किसकी किसकी मिलती थी, कौन से धर्म से लोग बिलोंग करते हैं, कौन सा रिलीजन है, कौन सी जाति है, क्या काम करते हैं वो, और सर्वेस कौन कौन से हुए, जैसे बोटैनिकल प्लांट्स से रिलेटेड जो पेड़ पौधे, जोलॉजिकल ये जोलॉजिकल सर्वे हुए। फिर आर्कियोलॉजिकल, जैसे आपकी पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें सर्वे, ठीक है, क्या क्या कहाँ कहाँ पे हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजिकल, इंसान जो ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए कुछ सर्वे वो। फिर जंगलों के बारे में सर्वे किया गया, कौन सा जंगल कैसा कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा देखो, व्हाट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड में हमें क्या नहीं दिखता है, ठीक है। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ द रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट। ये बहुत जो बड़ा सर्वे है ना, हमें बहुत सारा ज्ञान दे देता है, पता चलता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये कौन से रिकॉर्ड हैं, ऑफिशियल, मतलब कि ऑफिस में, दफ्तरों में दिखाए गए हैं ये। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, ये हमें सिर्फ उनके बारे में बताते हैं जो ऑफिशियल लोग क्या सोचते थे, वो सब बताते हैं हमें। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, ऑफिशियल लोग किस चीज़ को में अपनी दिलचस्पी दिखाते थे। एंड वॉट दे विश टू प्रिजर्व फॉर प्रोस्पेरिटी, और उन्होंने क्या, जो वो क्या विश करते थे, क्या चाहते थे, और अपनी प्रोस्पेरिटी यानी कि अपनी तरक्की के लिए, ठीक है, उनको खुद की तरक्की देखनी थी ना। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस। तो ये रिकॉर्ड ये नहीं बताते थे कि दूसरी साइड से जो लोग हैं वो क्या सोचते थे। ऑफिशियल्स का विचार तो हमें पता चल गया कि वो क्या करना चाहते थे, कैसे करते थे, लेकिन लोग क्या सोचते थे, ऐसे जब वो एक्शन करते थे तो लोगों को कैसा लगता होगा, लोग क्या सोचते होंगे, ये तो नहीं बताते ये। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, इसके लिए हमें दूसरे किसी सोर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। हालांकि हम अगर दूसरे सोर्सेज को देखें तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की तरह वो नहीं मिलेंगे। वी हैव डायरीज ऑफ द पीपल, लोग डायरी लिखते थे ना, वो उन्होंने अपने अपने कहानियाँ लिखी होती थी, अपनी तकलीफें लिखी होती थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की होती थी। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, कुछ जो अकाउंट्स किसके द्वारा, यात्रियों द्वारा लिखे जाते थे, वो भी हम देख सकते हैं। एंड ट्रैवलर्स, या दूसरे यात्री जो होते थे हर तरह के, यानी कि धार्मिक यात्री हो गए, दूसरे अलग जो घूमने फिरने के एक शौक से आए हों वो। ऑटोबायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ क्या होती हैं, आत्मकथाओं
ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जो खास लोग होते थे उनकी ऑटोबायोग्राफीज भी हम में पढ़ सकते हैं। एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स, और छोटी छोटी किताबें जो लोकल बाजार में बिकती थी वो भी। एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इशूज़ वर डिबेटेड इन पब्लिक, जैसे ही प्रिंटिंग जो है शुरू हुआ, बढ़ गया, तो न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते थे और इशूज़ के ऊपर डिबेट होते थे, ठीक है। तो लीडर्स जो हैं एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, जो लीडर लोग होते थे, जो बदलाव करना चाहते थे, क्रांतिकारी लोग होते थे, वो अपने आइडियाज़, अपने विचार लिखते थे न्यूज़पेपर में। पोएट्स, कवि एंड द नॉवलिस्ट, जो नॉवल लिखते हैं वो रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, उन्होंने लिखा अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, ये जो सारे सोर्सेज थे ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे? जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनके द्वारा। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल एंड द पीजेंट्स। देखो, इनसे हम ये समझने के लायक बन जाते थे कि हिस्ट्री जो एक्सपीरियंस किस तरह की हिस्ट्री होगी, लोग कैसे रहते होंगे, ट्राइबल और पीजेंट्स लोगों के बारे में ये हमें पूरी तरह से पता नहीं लगता है कि वो क्या करते होंगे, उनका कैसा लाइफस्टाइल रहा होगा। द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट, देखो एक वर्कर होगा माइंड में, उसने तो नहीं लिखा होगा अपने बारे में, और कोई गरीब जो गली में घूम रहा है उसकी लाइफ कैसी है वो भी नहीं लिखेगा। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफिकल्ट टास्क, देखो बड़े बड़े लोगों के बारे में जान सकते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ के, लेकिन आम इंसान के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल काम है। येट दिस कैन बी डन, हालांकि ये किया जा सकता है, इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, तो आप देखोगे, अगर आप बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है। आगे हम कहानियों में पढ़ेंगे ना, तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि आम लोगों के बारे में जानना। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहाँ पे एक ये हमें दिया है, न्यूज़पेपर में क्या था, एक आर्टिकल छपता है वो हम पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग मूवमेंट्स जो होते थे ना अलग अलग देश के हिस्सों में, वो न्यूज़पेपर में छापते थे उनके बारे में। हेयर इज़ द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस स्ट्राइक इन 1946, 1946 में पुलिस ने एक स्ट्राइक किया, उसकी रिपोर्ट है यहाँ पे। मोर देन 2000 पुलिस मैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड इन द on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad qualities of food supplied to them from the police line kitchen। तो क्यों लोगों ने विद्रोह किया? लगभग 2000 लोग हैं जिन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। कौन थी गवर्नमेंट? ब्रिटिशर्स की। कि उन्हें एक तो खाने में बहुत ख़राब खाना दिया जाता था, दूसरा जो उनकी सैलरीज थी वो कम थी, सैलरीज कम होने की वजह से भी उन्होंने विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। As the news spread to the other police stations, the men there also refused to take food। जैसे ही दूसरे स्टेशन पे भी ये न्यूज़ फैलती है न्यूज़पेपर के थ्रू, तो वहाँ पे भी लोगों ने मना कर दिया क्या करना, खाना खाने से। वन ऑफ द स्ट्राइकर सेड, एक स्ट्राइक करने वाले कर्मचारी ने कहा, द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन किचन इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो ये कहते हैं कि जो हमें पुलिस लाइन किचन से खाना आता है वो इंसान के खाने के लायक नहीं है। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट। तो वो कहते हैं कि ये जानवर भी नहीं खाएंगे जो हमें चपाती और जो दाल हमें खाने के लिए दी जाती है। इस तरह से न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी हमें हेल्प करते हैं कि लोगों में निराशा किस तरह से होती थी। देखो, ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज वर्क के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।